नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, विज ने शोकाज नोटिस के बाद सीएम की जमकर करी तारीफ। बीजेपी नेता नीति सेन के ठिकानों से 40 लाख हुए बरामद। हरियाणा निकाय चुनाव नामांकन के आखिरी दिन जमकर हुई धक्का मुक्की व हंगामा। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए केजरीवाल। हरियाणा में फिर आए भूकंप के झटके। दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को। यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में मिली 5 साल की छूट। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी में महिला उम्मीदवार पर हुआ झगड़ा। भाजपा को एक साल में 4,340 करोड़ रुपए मिला चंदा। सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा 1 करोड़ 15 लाख का नामांकन। विधायक रामकुमार गौतम ने किया कांग्रेस पर तंज। आज से डाउनलोड होंगे 10वीं व 12वीं ओपन के एडमिट कार्ड। हरियाणा में 9 नगर निगमों का कानूनी अस्तित्व पर सवाल। हरियाणा में 7 अधिकारियों पर चार्जशीट होगी दाखिल। कैफेटेरिया को लेकर लोगों में आक्रोश। कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए मेमोग्राफी बस की सुविधा हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री अठावले बोले, हिंदू मुस्लिम की शादी लव जिहाद नहीं। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्पीकर से मिले किसान। एमएलए रामकुमार गौतम ने अपने भाई को उतारा चुनावी मैदान में, विरोधियों की उड़ी नींद। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं एक युवती की जिसने अपने हाथ पर लिखा था, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी हाँ, पानीपत में एक युवती ट्रेन के आगे कूद गई। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस वहां पहुंची। शव की जांच की गई तो उसके हाथ की कलाइयां कटी हुई थी। हाथ पर लिखा हुआ था, मैं आ रही हूं आपके पास। युवती की जेब से एक व्यक्ति की फोटो भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक युवती की जान सचखंड एक्सप्रेस के नीचे आने से गई है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया है। अमेरिका जाकर डॉलर कमाने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देखने वाला कैथल जिले के गांव शो माजरा का एक युवक मनदीप सिंह ठगी का शिकार हो गया। एजेंट के झांसे में आकर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में उसे डिपोर्ट होकर भारत लौटना पड़ा। बीए पास मनदीप अमेरिका जाने के लिए बेहद उत्साहित था। इसके लिए उसके पिता मंगत सिंह ने 1 किला जमीन भी बेच दी। बाकी की जमीन बैंक में गिरवी रखी और रिश्तेदारों से भी उधार लिए। परिवार ने एजेंट को 44 लाख रुपए दिए, जिसने दावा किया था कि 40 दिनों में उसे सुरक्षित अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज शोकॉज नोटिस के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते दिखे। अंबाला में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन प्रोग्राम में विज ने कहा, प्रदेश में नायब सैनी की सरकार है। एक दिन भी खाली नहीं जाता जिस दिन वो प्रदेश के लोगों के लिए व विकास के लिए नई नई घोषणाएं न कर रहे हों। वहीं विरोधियों को घेरते हुए मंच से एक शायरी भी पढ़ी। उन्होंने कहा, तूफानों से खेलता हूँ मैं खुद भी एक तूफान हूँ, मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम हूँ। पूर्व भाजपा सांसद संजय भाटिया के मौसा और पानीपत के भाजपा नेता नीति सेन भाटिया के 4 ठिकानों से ईडी की टीम ने 40 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 61 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त की। ईडी ने यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। पानीपत को छोड़कर 9 नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नामांकन का कल आखिरी दिन रहा। शाम 3 बजे तक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। सोनीपत में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान को नामांकन के लिए 1 करोड़ 15 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ा। दीवान के फार्म हाउस का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। टैक्स भरकर उन्होंने निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी जगह उनके दिल्ली से आए हुए वकील संजीव नसीर कोर्ट में पहुंचे। वहीं सरकारी वकील भूवेश मलिक ने बताया कि हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे। केजरीवाल की जगह कोर्ट में उनके वकील पेश हुए। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भूकंप के अनेक झटके महसूस किए गए। 5 जिलों सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बहादुरगढ़ में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था। इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। वहीं 2.5 घंटे बाद बिहार के सिवान में भी भूकंप आया। यूपी के 16 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई थी कि 17 फरवरी यानी कि कल विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा 2025 यानी कि यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इस मामले में यूपीएससी हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकता है। यह अंतिम फैसला नहीं है। इस मामले में सुनवाई होना बाकी है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच उम्मीदवार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम में दोनों पार्टियों ने एक महिला को एक ही वार्ड से पार्षद चुनाव के लिए अपनी अपनी टिकट दे दी। पहले आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की, फिर एक दिन बाद कांग्रेस ने भी महिला हरविंदर कौर को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बना दिया। दोनों लिस्ट सामने आई तो मामला सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस का दावा है कि महिला और उनके पति हरजिंदर सिंह ने उनके टिकट के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद फरीदाबाद एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने इसकी पैरवी की, जिससे उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिला और उनके पति खुद हमसे टिकट लेकर गए हैं। इसके बारे में पास फोटो वाले सबूत भी हैं। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इस वजह से हमारा कैंडिडेट ले लिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज़्यादा 4,340 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1,225 करोड़ रुपए मिले हैं। एडीआर ने रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी कि 2,211 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69 यानी कि 1,025 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी को चंदे में 22 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज़्यादा 34 करोड़ रुपए खर्च किए। सोनीपत में नगर निगम मेयर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने हरियाणा का सबसे महंगा नामांकन भरा है। करीब 2.5 घंटे तक नामांकन प्रक्रिया रुकी रही। सोनीपत में कमल दीवान ने करीबन 1,15,00,000 का नामांकन भरा है। कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि नगर निगम को कोर्ट में घसीटूंगा। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी भाजपा पर जमकर वार किए और आरोप लगाए हैं। भाजपा पर आरोप लगाते हुए प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि भाजपा को हार की बौखलाहट नजर आ रही है। जींद जिले के डाठरत गांव में गौ सेवक अभिनंदन समारोह में पहुंचे सफीदो विधायक रामकुमार गौतम ने कांग्रेस और जेजेपी पर राजनीतिक निशाना साधा। गौतम ने कहा कि कांग्रेस इस धरती से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इसकी जड़ें खत्म हो चुकी है। जिस पेड़ की जड़ टूट जाती है वह सूख जाता है। कांग्रेस के पास बहुत बड़ा वोट बैंक था, जो मुसलमान भाइयों को छोड़कर बाकी सब खत्म हो चुका है। इस सरकार द्वारा मुसलमानों को भी वो सब लाभ दिए जा रहे हैं जो दूसरे वर्गों को दिए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें ही 24 से 25 आनी थी, लेकिन सट्टाबाजार और एग्जिट पोल के कारण 37 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। निकाय चुनाव को लेकर रामकुमार गौतम ने कहा कि भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ रही है।
हरियाणा में 10वीं व 12वीं परीक्षा के लिए मार्च 2025 के लिए प्रवेश पत्र आज से बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर ही निकालना सुनिश्चित करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान 4 आदमी भी नहीं थे। भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस वाले लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस वालों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनके साथ कोई नामांकन के दौरान जाने वाला भी नजर नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मंत्रियों को चोर तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मंत्री चोर हैं। हरियाणा में 9 नगर निगमों का कानूनी अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। एक्ट में संशोधन कर नगर परिषद बनाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके ऊपर कानूनी पेच अड़ता जा रहा है। हालांकि सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी कानूनी दावपेच बीच में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के डाडम क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दायर करने का निर्णय लिया है। इसका खुलासा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सौंपे गए हलफनामे में हुआ है। हिसार के विद्युत नगर में स्थित एक लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने विद्युत सदन के मुख्य भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और कर्मचारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन कर लोगों ने कैफेटेरिया को बंद नहीं करने को लेकर नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। रोहतक जिले में कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए मैमोग्राफी बस का शुभारंभ किया गया है। यह बस लोगों के घरों तक पहुंच बनाएगी, जिससे कैंसर से पीड़ित महिलाओं को फायदा होगा। साथ ही कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने हाल ही में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। इस पर मौजूदा बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी दल के नेता रामदास अठावले ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, धर्मांतरण रोकने के लिए प्रावधान होने चाहिए, लेकिन समाज और धर्मों के बीच तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अंतर धार्मिक शादियों को लव जिहाद कहना गलत है। वहीं उन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने की जरूरत भी बताई। 3 साल पहले 5 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। मामले में किसानों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद मामले में किसानों पर धारा 307 लगा दी गई थी। किसानों ने अब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात कर इस मामले को उठाया है। किसानों का कहना है कि स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमन अनशन 85वें दिन में प्रवेश कर गया है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था 2012 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे 2 मार्च का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा में एक बार फिर राजनीतिक सियासी पारा गर्माता जा रहा है। सफीदों से बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने नारनौल नगरपालिका से अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा है। भीम सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद तमाम चेयरमैन पद के उम्मीदवारों की नींद हराम हो गई है। नारनौल नगरपालिका में चेयरमैन पद के लिए कुल 12 और पार्षद पद के लिए 59 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब 18 फरवरी को पूरे हरियाणा में प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी को शाम 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इसके बाद इसी दिन उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। 2 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।